जेआईटी की यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जो विशेष जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो में। किसी को दिक्कत हो तो वो जाके पीछे लास्ट जो वीडियो है वो देखें। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में मेन चीजें पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, एम्पलीफायर के बाद एम्पलीफायर होता क्या है। एम्पलीफायर बोलते किसे, मतलब एम्पलीफायर क्या था। देखो, आपने पढ़ा होगा कि हमने एक बात जब अपने जो ट्रांसफार्मर पढ़ा था उसमें अपने बात की थी, एक चर्चा की थी कि भाई ऐसा ट्रांसफार्मर क्या करता है, इनपुट से जो आउटपुट है वो आउटपुट की पावर को क्या कर सकता है भाई, आउटपुट की पावर नहीं बढ़ा नहीं पाता है। ट्रांसफर जरूर करता है लेकिन बढ़ा नहीं पाता। लेकिन आउटपुट के अंदर जो पावर बढ़ाता है वो इसे इक्विपमेंट का हमने नाम लिया था एम्पलीफायर। तो देखो, आज है वो एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। तो मतलब एम्पलीफायर काम क्या करता है, एक ऐसा ये सर्किट होता है, एक ऐसी जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है कि जो आपके कमजोर इनपुट सिग्नल है उनको आउटपुट में मजबूत कर देता है, उनको बढ़ा देता है। क्या करता है, ऐसे सिग्नल, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक शक्ति जो क्या करती है, जो कमजोर इनपुट सिग्नल है उनको बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करता है। क्या कहलाता है, एम्पलीफायर कहलाता है। तो हम एम्पलीफायर का जो है वर्गीकरण पढ़ेंगे। एम्पलीफायर पता चल गया होगा आपको। तो देखो, आज जो एम्पलीफायर का जो वर्गीकरण है वो हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। जो पहले एम्पलीफायर का जो वर्गीकरण है तो इसमें अपन पहले वोल्टेज, करंट और पावर के आधार पे वो पढ़ेंगे। तो इसके आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और तीसरा है पावर एम्पलीफायर। तो देखो, पहला वोल्टेज। वोल्टेज एम्पलीफायर कौन सा होता है, ऐसा एम्पलीफायर जो क्या करता हो, आउटपुट में वोल्टेज को क्या कर देता हो, बढ़ा कर देता हो, वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह एम्पलीफायर जो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाकर देता है, क्या कहलाता है भाई, वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। अब देखिए, जो एम्पलीफायर आपको पता, एम्पलीफायर वैसे नाम से पता चल रहा है बढ़ाने वाला, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, इसके अंदर कौन कौन से एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं वो अपने पीछे पढ़ा था। कि देखो, हमने पढ़ा था एक कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है ना। जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है वो कहाँ यूज किया था आपने, देखो पीछे ट्रांजिस्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। तो वो कहाँ उपयोग किया था, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया। तो इसमें 2 एम्पलीफायर हैं जो यूज किए जाते हैं, 2 प्रकार वोल्टेज को बढ़ाने के 2 एम्पलीफायर उपयोग किए जाते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं इनको। तो उसमें क्या होता है कि जो ये एम्पलीफिकेशन करता है, ये एक तो कॉमन होता है, वो सब में तीनों में यूज किया जाएगा। चाहे आपका वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, तीनों में यूज किया जाएगा। लेकिन एक अलग है, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन सा होता है। एक तो होता है कॉमन बेस और दूसरा होता है कॉमन एमिटर। अब देखिए कि जो कॉमन एमिटर है हमने पढ़ा था, ये सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, कॉमन एमिटर प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन एमिटर है वो तो तीनों, ये तो कॉमन है, सब में काम आएगा, चाहे वोल्टेज हो, पावर हो, करंट हो, सब में उपयोग किया जाता है। लेकिन जो कॉमन बेस है ये क्या करता है अभी, वोल्टेज को बढ़ाता है। कॉमन बेस में कौन सा था अभी, कॉमन बेस एम्पलीफायर कौन था, जो कलेक्टर करंट और तथा जो एमीटर करंट का जो अनुपात था वो क्या कहलाता था, बेस करंट का जो अनुपात हुआ था वो क्या कहलाता, कॉमन बेस कहलाता था, ठीक है ना। कॉमन बेस का मतलब है कि बेस है वो इनपुट के अंदर भी काम करेगा और आउटपुट दोनों में काम करेगा, इसलिए कॉमन बेस बोला था हमने इसे। और कॉमन एमीटर का मतलब वह जिसके अंदर एमीटर इनपुट के अंदर भी काम करेगा और एमीटर आउटपुट के अंदर भी काम करेगा, तो वो कॉमन एमीटर था, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके अंदर विशेष क्या होती है बातें कि इसका जो इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस,
वो क्या होता है अभी अधिक होता है। अब देखिए अधिक कैसे होता है, मतलब ये क्या करता है, इनपुट जो इनपुट इंपीडेंस है उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। पहले बात तो ये कि जो इंपीडेंस है वो क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस जो होता है वो प्रतिबाधा होती है, मतलब सर्किट की जो टोटल बाधा है उसको किस नाम से जाना जाता है, इंपीडेंस के नाम से जाना जाता है। और जो इसका जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम होती है। तो इसमें क्या करिए, क्या करता है कि जो इनपुट की सीधा सा बोल देता हूं कि जो आउटपुट की जो इंपीडेंस की जो बात है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब आउटपुट की इंपीडेंस को बढ़ा देता है। ये कौन काम करता है अभी, ये वोल्टेज एम्पलीफायर काम करता है। मतलब क्या करेगा, ये आउटपुट की इंपीडेंस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब देखिए मतलब आउटपुट की इंपीडेंस को बढ़ाता कैसे, मतलब आपको इतना याद रखना है कि बढ़ाता कैसे है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो लोड की साइड में, लोड की साइड इसमें प्रतिरोध लगा दिया जाता है, रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, अभी आपका आउटपुट की जो इंपीडेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। ये मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या कि जो आपका पहली बात तो ये कि जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो कौन कौन सा होता है, अभी कॉमन बेस होता है और कॉमन एमीटर होता है। फिर देखिए दूसरी बात कि जो कॉमन एमीटर है वो शुरुआती उपयोग में लिया जाता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। और कॉमन बेस बोला किसे था, तो कॉमन कलेक्टर धारा और एमीटर धारा के अंदर जो परिवर्तन हो रहा था उसे किस नाम से बोला था, कॉमन बेस के नाम से बोला था। और कॉमन बेस के नाम से बोला था, इसको रिप्रेजेंट किससे किया था पेपर ने, अल्फा से किया था। तो ठीक है, ये आपके पीछे जो है उसमें देख लेना वीडियो, सब बताया हुआ आपको। तो फिर देखिए तो कॉमन बेस और एमीटर, अगर आपको पूछ ले कि वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये काम क्या करता है, आउटपुट की इंपीडेंस को बढ़ाता है। बढ़ाता कैसे है, प्रतिरोध लगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा है करंट। दो नंबर है एम्पलीफायर। अब देखिए करंट एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर क्या आता है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक होती है, क्या करता है अभी आउटपुट की जो करंट की जो गेन है उसको क्या कर देता है, अभी आउटपुट करंट गेन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब ऐसा एम्पलीफायर जो आउटपुट की करंट गेन को बढ़ा देता है, वो क्या कहलाएगा, करंट एम्पलीफायर कहलाएगा। मतलब ऐसा एम्पलीफायर जो क्या करता है, करंट को बढ़ाता है। फिर देखिए दो नंबर बात, किसमें प्रयोग किसका किया जाता है, तो बढ़ाने के लिए एक को देखो प्रयोग किया जाता है कॉमन कलेक्टर का, और एक कॉमन था ही अपना कॉमन एमीटर वाला जो शुरुआती प्रयोग किया जाता है, इसकी दक्षता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ऐसा एम्पलीफायर आउटपुट की करंट को बढ़ा देता है, करंट एम्पलीफायर कहलाता है, करंट एम्पलीफायर होता है। दूसरी बात, जो इसके अंदर प्रयोग करंट की जो करंट को एम्पलीफाई करने के लिए कौन से एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है, तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर होता है, वो उसका कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है। फिर इसके अंदर एक बात याद रखनी है आपको कि इसके अंदर जो चालकता होती है, कंडक्टेंस, वो क्या होती है, अभी अधिक होती है। ठीक है ना। इसकी कंडक्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बात और देखो हमने पढ़ा था कॉमन कलेक्टर का जो करंट था वो सबसे ज्यादा था। आपने एक सारणी बनाई थी ट्रांजिस्टर के अंदर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की। तो उसमें जो करंट था सबसे ज्यादा किसका करंट था, कॉमन कलेक्टर का ही करंट था। करंट गेन सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर की कितनी थी, 50 से 500।
याद है ना आपको कि सबसे ज्यादा करंट की कैपेसिटी कॉमन कलेक्टर की 50 से 500 ही, ये आपको याद रखना। फिर देखो जिससे करंट ज्यादा होता है, जिसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो करती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होती है। तो इसकी जो आउटपुट की जो कंडक्टेंस है, जो चालकता होती है वो क्या होती है अभी, अधिक होती है। ये आपको इसमें याद रखनी है, कलेक्टर एम्पलीफायर। फिर जो 3 नंबर एम्पलीफायर है इसी का वो है पावर, ठीक है ना। और फिर हम पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर के अनुप्रयोग। पावर एम्पलीफायर को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। 3 नंबर है पावर। अब पावर से आपको पता चल गया पावर किसे बोलते हैं, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मतलब ऐसा एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर कौन सा होगा जो वोल्टेज को भी बढ़ाता है और जो करंट को भी बढ़ाता है, दोनों को बढ़ाता है, वो कौन सा एम्पलीफायर होगा अभी, पावर एम्पलीफायर होगा। मतलब वह एम्पलीफायर जो करंट वह वोल्टेज दोनों को आउटपुट में बढ़ाकर देता है, उसे क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या कहलाएगा अभी, पावर एम्पलीफायर कहलाएगा। तो जैसे जो पावर एम्पलीफायर का वो प्रयोग किया जाता है साउंड के अंदर, ठीक है ना। जैसे याद रख लेना, तो साउंड सिस्टम होते हैं, साउंड सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है पावर एम्पलीफायर शुरुआती। फिर देखिए जो पावर एम्पलीफायर है उसको कई भागों में बांटा गया, ठीक है ना। ये तो आपकी बेसिक चल रही थी पीछे की, क्योंकि पीछे नहीं बताते, पीछे से नहीं चलते तो आपको आगे पता नहीं चलता है कैसे कॉमन किसको, मतलब ये एम्पलीफायर को कैसे भागों में बांट दिया। तो अब देखिए इसका जो भाग है वो पावर एम्पलीफायर को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा आपने पढ़ा होगा, ए प्रकार, ए वर्ग एम्पलीफायर, बी, सी और ए बी। इन 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है पावर एम्पलीफायर। कौन कौन सा, ए, बी, सी और ए बी। अब इनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये आपके अंदर कई बार एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं पावर एम्पलीफायर के बारे में। क्या है, पावर एम्पलीफायर। अब एक पावर एम्पलीफायर का पहला जो वर्गीकरण है वो कौन सा है अभी, ए प्रकार। कौन सा, क्लास ए एम्पलीफायर। अब देखिए भी पहली बात तो आपको याद रखना है इसमें कि इनमें क्या याद रखना है कि इसमें जो आउटपुट होती है वो हमें कैसे मिलती है, इनकी जो आउटपुट होती है वो कैसे मिलती है उसको हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब कि इसमें आउटपुट हमें प्राप्त कब होगी, जो इनपुट देने के बाद में आउटपुट हमें कब प्राप्त होती है वो इसके अंदर याद रखना है। तो देखो पहला जो इसका प्रकार है वो आपको याद रखना है कि इसमें जो आउटपुट होती है वो 360 डिग्री के बाद प्राप्त होती है। क्या भी इसमें जो आउटपुट होती है वो कितने डिग्री के बाद प्राप्त होती है, 360 डिग्री के प्राप्त होती है। या इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी आउटपुट जो क्या मिलती हो, एक पूर्ण चक्कर के बाद मिलती हो। 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर होता है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, एक या एक पूर्ण चक्कर के बाद प्राप्त हो। मतलब क्या
क्या होगा, इनपुट का एक पूरा चक्र हो जाएगा। उसके बाद में क्या मिलेगी भी, एक आपको जो आउटपुट मिलती है उसे कि कौन सा एम्पलीफायर होगा, वो क्लास ए एम्पलीफायर होगा। तो ये तो आप जानते हो कि पूरा 360 कैसे बनता है, ये तो आपने ऐसी थ्योरी में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, आपको पता नहीं है, आपको पता होगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि फिर देखिए इसके अंदर इतनी बात आपको याद रखनी है कितने डिग्री के बाद। फिर एक बात और इसके अंदर याद रखनी है 2 नंबर में कि हमने पढ़ा था एक ट्रांजिस्टर में पढ़ा था क्यू बिंदु, पढ़ा था ना क्यू बिंदु। क्यू बिंदु किसे बोला था अपन ने, प्रचालन बिंदु को, मतलब वो क्यू बिंदु भी इसमें काम आएगा। और सबसे जो अहम भूमिका होती है वो इस क्यू बिंदु की होती है। देखो कैसे होती है, बताता हूं आपको। क्यू बिंदु या इसको बोलते हैं प्रचालन। इसके अंदर अपन 2 काम करेंगे। पहला काम कि इसमें हमें वह बिंदु जिसके ऊपर हमें क्या मिलती होगी, जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होती हो, उस बिंदु को क्या बोलेंगे अपन, क्यू बिंदु बोलेंगे। मतलब वह बिंदु जिस पर हमें आउटपुट प्राप्त होती हो, वह क्यू बिंदु। मेन परिभाषा क्यू बिंदु क्या होता है, जिसपे हमें आउटपुट प्राप्त होती है, उस बिंदु किस नाम से जाना जाता है, प्रचालन बिंदु बोला। ठीक है, अब क्यू बिंदु का हमें ध्यान क्या रखना है, क्या क्यू बिंदु का ध्यान क्या रखना है। क्यू बिंदु में आपको इतना याद ध्यान रखना है कि जो क्यू बिंदु है वो स्थित कहां होता है, स्थित कहां होता है, ये आपको याद रखना है इस पॉइंट क्यू बिंदु। मतलब एक तो आउटपुट के हमने बात कर ली कि आउटपुट कहां पे प्राप्त होता है 360 डिग्री के बाद, एक पूर्ण चक्कर के बाद। फिर अपन आए क्यू बिंदु पे। क्यू बिंदु ऐसा बिंदु जो आपका एम्पलीफायर को क्या करता है, फिर जो आउटपुट प्रदान करने का, आउटपुट हमें प्रदान करने का, जो जहां से हमें आउटपुट प्राप्त होती है, उस बिंदु किस नाम से जाना जाता है, क्यू बिंदु की। एक बल लगाएंगे या एक पूरा प्रेसाइज करेंगे, उस बिंदु किस नाम से, जहां से हमें आउटपुट प्राप्त होती हो, क्यू बिंदु। हमें ये याद रखनी कहां से पड़ा, हमें ये पता करना है कि वो क्यू बिंदु होता कहां पे, ये आपको बात याद रखनी है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूं एक छोटी सी बात पे कि मान लो ये अपना ग्राफ है और इसमें आपकी ये कलेक्टर करंट है और ये कलेक्टर एमीटर, ठीक है ना, कलेक्टर एमीटर करंट वोल्टेज। अब देखिए कलेक्टर अपने को जो करंट प्राप्त होती है वो आपको बताओ कलेक्टर से प्राप्त होती है लगभग सबके अंदर से, ये सबको पता होगा। जो हमने करंट जो आउटपुट प्राप्त की थी वो कलेक्टर से प्राप्त की थी। तो जो कलेक्टर जो हमें करंट आउटपुट मिलती है कौन सी करंट होती है, लगभग 90% कौन सी करंट होती है, कलेक्टर करंट होती है। तो इसलिए हमने कलेक्टर करंट लिया। तो इस पे देखो ये एक बिंदु है और इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है, लोड लाइन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, लोड लाइन के नाम से। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ये लाइन होती है लोड लाइन। अब देखो ये मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब आपकी वोल्टेज 0 होगी, वोल्टेज जो कलेक्टर जो एमीटर जो वोल्टेज है वो 0 होगी, फिर भी आपकी करंट क्या होगी, भी मैक्सिमम होती है। वो तब भी वहां पे क्या होती है, जो करंट होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखो हमें यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो क्या करना, क्यू क्या होता। तो जो ए है, ए को नाम से जाना जाता है संतृप्त अवस्था, और बी पॉइंट है, इसको जाना जाता है कट ऑफ। अब देखिए कि जो ये लोड लाइन है, हम बोलेंगे जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसमें जो आपका क्यू बिंदु होगा वो कहां होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट के मध्य में। मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे कहां होगा, ए कौन सा बिंदु है, संतृप्त अवस्था। ए बिंदु को हमने क्या नाम दिया, संतृप्त अवस्था। ये अभी बताऊंगा संतृप्त अवस्था कौन सी, हमने पीछे पढ़ी थी, फिर मैं आपको बता दूंगा।
चलते इसी आगे पहले बता दो, जो बी है वो क्या है, कट ऑफ। तो आपको ये याद रखना है क्लास ए के अंदर जो क्यू बिंदु था वो कहां होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच है, या फिर आपको बता देगा संतृप्त अवस्था और कट ऑफ के मध्य जो पॉइंट होगा कहां होगा, संतृप्त अवस्था और कट ऑफ के मध्य क्या होगा अभी, क्यू बिंदु, क्या होगा, क्यू बिंदु। ठीक है। दूसरी बात कि ए पॉइंट क्या होता है, बी क्या होता है। देखो आपने जो ट्रांजिस्टर पढ़े थे उसमें हमने जिक्र किया था कि जो आपका ए पॉइंट होता है संतृप्त अवस्था, उसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स होता है। मान लो जिसके अंदर कॉमन जो आपका अपन बेस को मानते हैं, तो बेस कलेक्टर और बेस एमिटर। बेस जो एमिटर वो इनपुट का काम कर रहा था, बेस कलेक्टर था वो आउटपुट का काम कर रहा था। दोनों जो बाइस है वो किसमें काम करते हैं अभी, फॉरवर्ड में। दोनों बाइस किसमें काम करते हैं, फॉरवर्ड में। तो वह उसको हमने क्या नाम दिया था, संतृप्त अवस्था। 4 अवस्था पढ़ी थी, कट ऑफ, पैसिव, संतृप्तता, कट ऑफ रीजन, 4 अवस्था पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। उन 4 अवस्था, वही 4 अवस्था है। इन 4 अवस्था में जो संतृप्त अवस्था होती थी वो कौन सी थी, वह जिसमें अब कॉमन एमिटर और कॉमन बेस दोनों बाइस थे, वो किसमें काम करते हैं, फॉरवर्ड बाइस में काम करते हैं। कौन सी अवस्था होती है, संतृप्त अवस्था होती है। दूसरी बात करते हैं कट ऑफ की। अब देखो एक बात और, संतृप्त अवस्था के दोनों में फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा, तो इससे हमने बोला था ये जो काम करता है वो किसकी तरह काम करता है, बंद स्विच की तरह है, बंद स्विच की तरह काम करता है भाई, ठीक है ना। दूसरा है कट ऑफ। कट ऑफ वह अवस्था होती है जिसमें जो आपका कलेक्टर कॉमन एमिटर और कॉमन जो अपन बेस बताते, कॉमन बेस जो आपका बेस एमिटर और बेस कलेक्टर, जो दोनों अवस्थाएं होती हैं वो किसमें होंगी भी, रिवर्स अवस्था में होती है। किसमें होती है, रिवर्स अवस्था में। दोनों जो बाइस है रिवर्स अवस्था में काम करते हैं, तो उन्हें किस नाम, कौन सी अवस्था बोला था हमने, कट ऑफ। एक तो पैसिव थी जिसमें जो कॉमन एमिटर था, जो कलेक्टर जो एमिटर बेस था वो तो फॉरवर्ड बाइस में काम कर रहा था, और जो कलेक्टर और बेस था वो किस में काम कर रहा था, रिवर्स में काम कर रहा था। तो उसे हमने पैसिव बोला था, ठीक ना। लेकिन अगर आपको पूछ ले सामान्य, ये अलग कंडीशन होती है, लेकिन आपको सामान्य अवस्था पूछ ले कि सामान्य अवस्था में एक कैसे काम करता है, तो वो तो ट्रांजिस्टर की जो सामान्य अवस्था थी वो कौन सी थी भी, एक फॉरवर्ड में काम करता है, एक रिवर्स में काम करता है सामान्य अवस्था में, ठीक है ना। बाकी जो संतृप्त में दोनों किसकी तरह फॉरवर्ड में काम करते हैं, कट ऑफ में दोनों किस में काम करते हैं, रिवर्स में काम करते हैं। तो रिवर्स में काम करते हैं मतलब रिवर्स में जो करंट है वो फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो नहीं होगी तो इसे हम बोलेंगे खुला स्विच है। कौन सा स्विच, खुला स्विच। इसको किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, खुले स्विच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको ये इतनी बार याद रखना है। दूसरा इसमें याद रखना है जो क्यू बिंदु होता है वो कहां होता है, ए व बी पॉइंट के मध्य क्या होता है भी, क्यू बिंदु होता है। ओके। अब देखो इसके अंदर 2-3 बात और करते हैं। इसकी दक्षता, इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता को किससे लिखते हैं अभी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लीटा से, ठीक है। अब देखिए जो इसकी दक्षता होती है वो अलग अलग होती है कि कपलिंग के आधार पर देखो कई प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। आरसी कपलिंग, रेजिस्टेंस कपलिंग होती है, और ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो इनकी दक्षता इसके आधार पर होती है। पहले मैं बात करता हूँ आरसी कपलिंग, जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस कपलिंग होगी कितने परसेंट होगी भी, 35%। यह पॉइंट आपको जो इतने भी पॉइंट गए वो आपको याद रखना है कंपटीशन के एग्जाम से, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। दूसरी जो इसकी दक्षता होती है वो ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर कपलिंग की दक्षता सबसे अधिक होती है, ये और आपको बता देता हूं मैं, अगर आपको पूछ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर कपलिंग की कितनी होती है इसमें, 50%।
ठीक है ना। ये आपको एक पे याद रखना, आगे अपन कॉमन चलेंगे। तो जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसकी जो दक्षता होती है वो रेजिस्टेंस कपलिंग की होती है 35% और ट्रांसफार्मर कपलिंग की कितनी होती है, ट्रांसफार्मर कपलिंग है ट्रांसफार्मर समझ लेना, तो इसकी होती है 50%। अब चलते हैं बी पॉइंट पे, क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी। अब देखिए कि जो क्लास बी होता है वो क्या होता है भाई, इसका जो प्रचालन होता है वो कब होता है 180 डिग्री के बाद। उसका प्रचालन कब हुआ था 360 डिग्री के बाद हुआ था, इसका प्रचालन कब होता है 180 डिग्री के बाद। तो इसमें जो आउटपुट मिलती है कब मिलती है 180 डिग्री के बाद, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है के बाद, क्योंकि एक ऐसा आएगा जिसके 180 डिग्री से कम भी होती है, तो आपको ये चीजें हैं वो याद रखनी है। 180 डिग्री के बाद ही याद रखना है, ये नहीं कि 180 डिग्री आप याद रख लो। तो दूसरी बात इसको लिख सकते हैं या अर्ध चक्कर। 180 डिग्री कितना होता है अभी अर्ध चक्कर, इसे किससे लिखा जाता है पाई से, ठीक है ना। अर्ध चक्कर के बाद अब देखिए जो अर्ध चक्कर के बाद होता है दूसरा आउटपुट की जो इसके अंदर जो मेन तो बात है वो भी अपन करेंगे कि इसके अंदर जो आउटपुट मिलती है वो कितने के बाद मिलती है 180 डिग्री के बाद मिलती है या आधे चक्कर के बाद मिलती है। अब देखिए इसके अंदर क्यू बिंदु, दूसरी बात जो है वो क्यू बिंदु है। क्यू बिंदु कहां पे होगा, क्यू बिंदु होगा संतृप्त अवस्था, सॉरी कट ऑफ अवस्था पे। कहां पे होगा कट ऑफ अवस्था, कट ऑफ पोजिशन, ठीक है ना। कहां पे होगा ये बात आपको याद रखनी है। देखो पहला कहां पे था ए और बी के मतलब संतृप्त अवस्था, और जो दूसरी थी कट ऑफ अवस्था के मध्य में था। ये कहां पे होता है कट ऑफ, जो नीचे अपने बी पॉइंट बनाया था वहां पे होती है क्यू बिंदु, ठीक है ना। तीसरी बात जो इसकी होती है वो क्या होती है अभी दक्षता। अब देखिए जो इसकी दक्षता होती है वो क्या होती है अभी, हाँ एक विरूपण और बताना भूल गया मैं आपको, विरूपण कि वो इसमें आपको मैं वो है वो बता दूंगा कि विरूपण कितना। तो इसकी जो दक्षता होती है वो होती है अधिक, कितनी अधिक 75%, ठीक है ना। एक होता है इसमें डिस्ट्रॉय बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विरूपण। विरूपण क्या होता है आपको छोटे से शब्दों में समझाता हूँ, बताता हूँ मैं कि जैसे अपन देखो कई बार क्या होता है कि अपन कोई ऑडियो सिग्नल के अंदर आवाज सुन रहे हैं, ठीक है ना। देखो जैसे अपन फोन पे बात करते हैं तो उसमें देखो आप कभी कभी क्या होता है झंझनाहट की आवाज आती रहती है बीच में, ठीक है, सू सू ऐसे करके आवाज चलती रहती है। तो उससे क्या बोलते हैं विरूपण बोलते हैं। मतलब जो आवाज है वो क्लियर ना होना क्या कहलाता है डिस्ट्रॉय या विरूपण कहलाता है, सीधी सी बात। चाहे वो ऑडियो जो आपका रेडियो में ले लो, रेडियो में ले लो, चाहे आपका चाहे मोबाइल के अंदर जो ऑडियो सुनते हैं, जो फोन के द्वारा अपन बात करते हैं, तो उसमें देखो कई बार झंझनाहट की आवाज आती है, सू सू की आवाज आती है, तो वो विरूपण होता है, ठीक है ना। तो ये जो विरूपण होता है ये क्या होता है इसमें, ये भी क्या होता है अधिक होता है, उसमें कम था आपका, ठीक है ना। विरूपण अधिक होगा मतलब इसके अंदर डिस्ट्रॉय की आवाज वो आवाज होगी वो क्या होगी भाई अधिक होगी। जो पहला क्लास ए के अंदर था वो ऑर्डिनरी क्लास ए के अंदर क्या होता है कम होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक चीज पूछ ली जाती है कई बार कि जो क्लास ए एम्पलीफायर है वो किसकी तरह काम करता है और क्लास बी एम्पलीफायर वो किसकी तरह होता है, किसकी तरह होता है या किसकी तरह कार्य करता है। तो क्लास ए है वो किसकी तरह होता है सेंटर टेप एम्पलीफायर या फुल वेव एम्पलीफायर, ठीक है ना। कौन सा फुल वेव एम्पलीफायर, कौन सा सेंटर टेप, सेंटर टेप डायोड, फुल वेव सेंटर टेप डायोड। क्लियर हुई बात। दूसरी देखिए दूसरा जो क्लास दी आपको इतना याद रखना क्लास से किसकी तरह होता है फुल वेव सेंटर टेप की तरह, ये होता है हाफ वेव की तरह, ठीक है ना। किसकी तरह होता है हाफ वेव की तरह। फिर चलते हैं सी, क्लास सी की ओर। पहला क्लास सी की पहली क्लास अपन पढ़ लेते ए बी, ठीक है ना। क्लास ए बी
अब देखिए जो क्लास ए बी है वो क्या होता है अभी, बिल्कुल ए और बी के क्या होता है अभी, मध्य होता है। ए और बी के क्या होता है, मध्य। मतलब क्लास ए के भी गुण होते हैं, क्लास बी के मध्य गुण होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो उसमें जो इसमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा अभी, कि 180 डिग्री के बाद और 160 डिग्री से कम, मतलब इसको बोलेंगे इसमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो 180 डिग्री से तो अधिक होगा और 360 डिग्री से क्या होगा अभी, कम होगा। इसे किस नाम से जाना जाएगा, क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए बी एम्पलीफायर कौन सा होता है, ऐसा एम्पलीफायर जिसमें जो आउटपुट होती है वो 180 डिग्री के तो बाद मिलती है और 360 डिग्री से क्या मिलती है अभी, कम मिलती है। वो कौन सी होती है, ठीक है ना, कौन सी होती है, क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए बी जो एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है कि जो इसमें दोनों के गुण होते हैं, मतलब ए के भी गुण होते हैं और क्या होते हैं, बी के भी गुण होते हैं। फिर जो दूसरी बात करते हैं इसके अंदर क्यू बिंदु की, जो क्यू बिंदु होता है इसका वो क्या होता है, वो हमें प्राप्त होता है कट ऑफ से कुछ ऊपर। याद रखना, देखो मैंने अभी बताया था कट ऑफ से क्या होता है, कुछ से ऊपर होता है। वो कहां था, कट ऑफ से था, ये क्या होता है, कट ऑफ से कुछ क्या होता है अभी, ऊपर होता है। इसको बोलेंगे कट ऑफ से कुछ ऊपर, ठीक है ना। तो पहले वाला था वो उसकी हमें कहां प्राप्त हो रही थी भी आउटपुट, उसकी कहां प्राप्त हो रही थी भी, उसकी हमें प्राप्त हो रही थी कट ऑफ पे। उसकी कहां प्राप्त हो रही थी, वो कट ऑफ पे देता था, वो कहां दे रहा था, कट ऑफ पे। ये कट ऑफ से क्या होता है अभी, कुछ ऊपर होता है। फिर देखिए जो इसकी दक्षता है वो कितनी होती है, इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 35 से 50% के मध्य। कितनी, 35 से 50% से क्या होती है अभी, अधिक होती है। दूसरी बात, जो इसके अंदर विरूपण होता है वो कितना होता है, विरूपण था वो क्या था, ए से तो क्या होता है अधिक, बल्कि बी से क्या होता है कम, ठीक है ना। ए से क्या होता है, ए से ए का अपना कितना था अभी, ए का कितना था, ए का तो था देखो, ए का अपना था लगभग कम था, ए का लगभग कम बताया था और बी का हमने बताया था अधिक। तो ए से तो क्या होता है अधिक होता है और बी से क्या होता है अभी कम होता है, ठीक है ना। ए से कम और बी से अधिक। ये इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है क्लास ए बी एम्पलीफायर, ठीक है ना। इसके अंदर कई जो कंपटीशन में जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जो इसके अंदर क्या होता है कि जो दक्षता होती है सबसे अधिक दक्षता किसकी होती है, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसके अंदर। तो इसमें आपको दक्षता याद रखनी है। तो अपना तीसरा है सी प्रकार का, क्लास सी, उसकी दक्षता होती है सबसे अधिक, उसकी सर्वाधिक दक्षता होती है अभी किसकी, क्लास सी की। क्लास सी की क्या होती है, दक्षता क्या होती है अभी सबसे अधिक होती है। ये आपको बात है वो क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा अभी, 180 डिग्री से कम पे प्राप्त हो जाएगा। मतलब देखो हमने जो डायग्राम जो अपने वक्र बनाया था वो देखो यहाँ पे जो था वो पॉजिटिव था और यहाँ पे इसमें क्या था, इससे नीचे क्या आएंगे नेगेटिव। तो मतलब 180 डिग्री में ये जो संतृप्त अवस्था थी, ठीक है ना, संतृप्त अवस्था पे जो मिला था वो क्लास बी मिला था, क्लास ए बी से कुछ ऊपर मिला था, क्लास ए मिला था ए बी के मध्य, और ये कहाँ होगा 180 डिग्री से कम। मैंने अभी लिखा है 180 डिग्री से कम पे प्राप्त होगा, तो मतलब 180 डिग्री मतलब कम पे मतलब नीचे प्राप्त होगा। इसे बोला जाता है नेगेटिव पोजीशन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है नेगेटिव बाइसिंग, ठीक है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है, नेगेटिव बाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसे किस नाम से जाना जाता है, नेगेटिव बाइसिंग। क्यों, क्योंकि जो ये होता है कहां पे प्राप्त होता है अभी, एपी से क्या होता है अभी नीचे प्राप्त होता है, ठीक है। अब दूसरी
बात जो इसका क्यू बिंदु क्या होता है, कट ऑफ से कम, या इसको बोल सकते हैं नीचे। जो इसका क्यू बिंदु होता है वो कहां होता है, कट ऑफ से नीचे होता है, मतलब किसमें होता है, नेगेटिव बाइसिंग में होता है। फिर देखिए इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, मैंने अभी बताया था, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा दक्षता कौन से एम्पलीफायर, कौन से क्लास सी एम्पलीफायर की होगी, कौन से की होगी, सर्वाधिक बोले तो सर्वाधिक, मतलब कितनी 75% या 75% से क्या होती है, अभी अधिक होती है। 75% या 75% से क्या होती है, इसकी अधिक होता है। फिर मैं बात करता हूँ विरूपण की। विरूपण इसमें कितना होता है, विरूपण भी इसमें क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये इतनी बातें हैं जो आपको क्या रखनी है, अभी याद रखनी है, ठीक है ना, क्या रखनी है, याद रखनी है। जो सब बातें सबसे ज्यादा जो दक्षता किसकी होती है, क्लास सी की होती है। और इसका जो क्यू बिंदु होगा क्या होगा, अभी संतृप्त वो कट ऑफ है उससे क्या होगा, अभी नीचे होगा या नेगेटिव में होगा, उसे बोलेंगे नेगेटिव बाइसिंग, ठीक है ना, नेगेटिव बाइसिंग के नाम से लिखेंगे। और जो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा, ये इसका आउटपुट है, जो आउटपुट है वो कहां से प्राप्त होगा, 180 से कम पे प्राप्त होगा। क्लियर बात, ये इसके इतना ही है। बाकी एक क्लास और देखेंगे लगाने की एम्पलीफायर के बारे में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।